आज के इस लेक्चर में बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में आरबीआई के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की साख नीति के बारे में। आरबीआई की साख नीति क्या है, ये जानने से पहले हमें आरबीआई के एक उद्देश्य को जानना पड़ेगा। आरबीआई की स्थापना के समय एक उद्देश्य रखा गया था कि आरबीआई देश में मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखेगा, विकास दर को बनाए रखेगा। तो साख नीति ये कहती है कि देश की मौद्रिक जो स्थिरता है वह बनी रहे और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई अपनी साख नीति के माध्यम से मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। देश में दिन भर में जो लेन देन होते हैं, प्रतिदिन जो आर्थिक लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को संपादित करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है और इस मुद्रा की मात्रा को लेन देनों की संख्या तक सीमित रखना मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है। हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये मान के चलते हैं कि देश में जितने लेन देन होते हैं उन लेन देनों की आवश्यकता में ही मुद्रा की मात्रा जनता के हाथ में रहे। यदि उससे ज़्यादा मुद्रा जनता के हाथ में रहती है, आवश्यकता से ज़्यादा, तो अधिक मुद्रा होने से व्यक्ति की क्रय क्षमता बढ़ जाती है और व्यक्ति अनाप शनाप खर्च करने लगता है, जिससे वस्तुओं के दाम हैं वो गिर जाते हैं। और यदि मुद्रा की मात्रा कम होती है, जनता के पास कम मुद्रा होती है, तो वस्तुओं के दाम हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा की जो मात्रा है या जो साख की मात्रा है, जनता के हाथ में जो मुद्रा है उसको नियंत्रित करना आरबीआई का एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए आरबीआई कौन कौन सी नीति अपनाता है, उनमें सबसे पहले है मात्रात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स साख को नियंत्रित करने के वे उपाय हैं जिनके द्वारा आरबीआई की दरों में परिवर्तन करने से मुद्रा की मात्रा बाज़ार में घट जाती है या बढ़ जाती है। उनमें सबसे पहले है बैंक दर, बैंक रेट। बैंक रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है और यह उधार लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है, दीर्घकाल के लिए दी जाती है। और इसके अलावा आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के पास जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, प्रथम श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियाँ, उनका डिस्काउंट भी देता है उनको। यदि कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को भुनाता है, उनको डिस्काउंट कराता है, तो आरबीआई अपनी डिस्काउंट की रेट को बैंक दर के माध्यम से डिस्काउंट करता है। तो यदि बैंक दर ऊंची होती है तो वाणिज्यिक बैंकों को अधिक ब्याज देना पड़ता है बैंक दर के माध्यम से, और यदि कम होती है तो वाणिज्यिक बैंकों को कम ब्याज इस पे बैंक दर के माध्यम से देना पड़ता है। तो इस प्रकार आरबीआई अधिक बैंक दर की ऊंची दर रख के कम मुद्रा जनता में जाने से रोकता है, और यदि बैंक दर नीची रखता है तो उससे अधिक मात्रा में वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से साख प्राप्त होती है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट एक ऑपरेशंस। खुले बाजार की वे क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आरबीआई
प्रतिभूति बाजार या शेयर मार्केट में जाके सीधे ही सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन कर सकता है। यदि आरबीआई को लगे कि देश में मुद्रा की मात्रा का बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया है, मुद्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया है, तो वह बाज़ार में जाकर सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद लेता है और उससे मुद्रा का कंट्रोल हो जाता है। और यदि आरबीआई को लगे कि जनता के पास मुद्रा की जो पूर्ति है वह कम हो गई है, तो वह मार्केट में जाकर खुले बाज़ार में जाकर शेयर मार्केट में जाकर जो अपने दिन जो प्रतिभूतियाँ उसने खरीद रखी उनको बेच देता है, तो उससे जनता में साख की मात्रा बढ़ जाती है। फिर तीसरा है कोषानुपातों में परिवर्तन। कोषानुपात क्या है? ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित अनुपात हैं। इनमें सबसे पहले है नगद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से भी आरबीआई अपनी साख नीति को नियंत्रित करता है। कैश रिजर्व रेशियो वह अनुपात होता है जिस पे निर्धारित दर पे सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी नगद जमाओं का और टर्म डिपॉजिट यानी लॉन्ग अवधि की जो एफडी होती हैं उनकी जमाओं का और जो लोन डिपॉजिट होते हैं यानी जो लोन अकाउंट होता है वो खोल के ग्राहक के खाते में कोई वाणिज्यिक बैंक पैसा जमा कर देता है, तो उस पैसे को भी कभी भी मांग सकता है ग्राहक। तो उन सभी तीनों प्रकार की जमाओं जिसमें मांग जमा और टर्म डिपॉजिट और लोन डिपॉजिट होती है, उनकी लगभग निश्चित राशि जो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है वह बैंकों को हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है और इस दर को आरबीआई समय समय पर परिवर्तित करता रहता है। यदि ऊंची दर निर्धारित करता है कैश रिजर्व रेशियो की आरबीआई, तब जनता के द्वारा जो रकम निकाली जाती है बैंकों से उसकी मात्रा कम हो जाती है और इस प्रकार साख नियंत्रित हो जाती है। और यदि ये दर घटा दी जाती है आरबीआई के द्वारा, तो जनता के द्वारा निकाली जाने वाली या मांगी जाने वाली मुद्रा की मात्रा है वह बढ़ जाती है। फिर दूसरा है संवैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको एसएलआर भी कहते हैं। एसएलआर वह दर है जिस पर जो नगद कोष का अनुपात है वह प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। यानी सभी वाणिज्यिक बैंकों को उनके पास जितनी जमाएं होती हैं महीने भर में, उनकी एक निश्चित प्रतिशत राशि आरबीआई के पास जमा रखनी होती है, जिसको संवैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यदि आरबीआई इस दर को बढ़ा देता है तो बैंकों के द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि बढ़ जाती है एसएलआर के रूप में, और उधर जनता को देने के लिए उनके पास जो मुद्रा की मात्रा है वह घट जाती है। और यदि एसएलआर की दर आरबीआई के द्वारा घटा दी जाती है तो वाणिज्यिक बैंकों को कम मात्रा में उनकी जमाओं का अनुपात आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है और जनता को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद है रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म का उधार लेते हैं, यानी अल्प अवधि के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए रेपो दर काम में ली जाती है। और यदि लॉन्ग टर्म लोन के लिए लेना होता है आरबीआई को, तो वह बैंक दर पे राशि आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार बैंक दर और रेपो दर में अंतर इतना ही है कि रेपो दर है वह शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार की सुविधा, और जो बैंक दर है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए उधार की सुविधा आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की जाती है। तो रेपो दर भी यदि घटती बढ़ती रहती है तो
साख की मात्रा नियंत्रित रहती है। फिर है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर रेपो दर की उल्टी दर है, यानी इस दर में जो आरबीआई है वह रेपो दर पे वाणिज्यिक बैंकों को जो राशि उधार देता है उसको वापस मांग लेता है। तो रेपो दर पे जो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उधार ली जाती है आरबीआई से, उसको यदि वापस आरबीआई के द्वारा आरबीआई को वापस लौटा दिया जाता है तो इसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में लगभग 1% या आधे प्रतिशत का अंतर होता है। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के द्वारा दोनों के माध्यम से आरबीआई बाज़ार में साख की मात्रा को घटाता और बढ़ाता रहता है। इसके बाद है ये दरें जो आरबीआई जो दरें निर्धारित करता है वह वर्तमान में इस प्रकार हैं। नीतिगत रेपो दर है 4% और रिवर्स रेपो दर या परिवर्तनीय रेपो दर है 3.35% और बैंक दर है 4.25% और CRR है कैश रिजर्व रेशियो है 3% और SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 18%। तो ये आरबीआई के द्वारा वर्तमान दरें हैं और इन दरों को प्रत्येक 2 महीने बाद में समीक्षा की जाती है। यानी जो बैंक है आरबीआई वो अपनी साख नीति की प्रत्येक 2 महीने से समीक्षा करता है और इसमें कहीं परिवर्तन उनको करना होता है तो 2 महीने के बाद में अपनी साख नीति का मूल्यांकन करके कि साख नीति जो रही है 2 महीने से चल रही है वो सही है या इसमें क्या परिवर्तन किया जाना है। तो ये सब आरबीआई का जो निदेशक मंडल होता है वह इन पे नीतिगत निर्णय लेकर इनमें परिवर्तन करता रहता है। तो प्रत्येक 2 महीने से ये दरें बदलती रहती हैं। इसके बाद है गुणात्मक विधियाँ क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में जो तरीके शामिल किए जाते हैं वो है क्रेडिट राशनिंग और ऋण मार्जिन में बदलाव, नैतिक प्रत्ययन और लाइसेंस रद्द करना। क्रेडिट राशनिंग है, इसमें भी इसके द्वारा भी आरबीआई साख को नियंत्रित करता है। इसमें जो आरबीआई है वह वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देता है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में ऋण दिया जाए जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो उत्पादक उधार है वो दी जाए, यानी वे क्षेत्र जो जिनकी उत्पादकता दर इस समय सबसे ज़्यादा उन्हीं को ऋण दिया जाए, बाकी को ऋण नहीं दिया जाए। तो ये क्रेडिट राशनिंग कहलाता है। और दूसरा है ऋण मार्जिन में बदलाव। इसके अंतर्गत बैंक क्या करता है कि आरबीआई सभी बैंकों को निर्देश देता है कि वो कुछ जो संपत्ति है वो गिरवी रख के और उसका निश्चित प्रतिशत है, संपत्ति का जो मूल्य होता है उसके निश्चित प्रतिशत तक ही ऋण दिया जाए। तो इसके माध्यम से भी साख को नियंत्रित करता है बैंक। मार्जिन की राशि को घटाता बढ़ाता रहता है, यानी जो संपत्ति का मूल्य होता है उसके ऊपर उसका 80% देना है या 70%, 60% तक ही लोन देना है। ये मार्जिन निर्धारित समय समय पे आरबीआई करता रहता है। तो इसी के द्वारा भी साख का नियंत्रण हो जाता है। फिर है नैतिक प्रत्यायन, मोरल परसेप्शन। नैतिक प्रत्यायन ये होता है कि आरबीआई बैंकों को समय समय निर्देश देता रहता है कि वह आरबीआई के द्वारा जो साख नीति है उसका पूर्णतया पालन करें। यदि कोई बैंक इनको आरबीआई की बात का पालन नहीं करता है तो सबसे पहले आरबीआई उसको चेतावनी देता है। उसको नैतिक आधार पे बैंक है उससे अनुनय करता है कि आप आरबीआई के निर्देशों का पालन कीजिए। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी आरबीआई कर सकता है। इस विधि के द्वारा भी आरबीआई काफ़ी अपनी जो साख नीति है उसको लागू करवाने में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सक्षम होता है। फिर है लाइसेंस रद्द करना। अंतिम जो उपाय है साख नियंत्रित करने का गुणात्मक विधियों के अंतर्गत वह है लाइसेंस रद्द करना। नैतिक अनुनय करने के बाद में भी यदि कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई की जो नीतियां हैं उनका पालन नहीं करता है, निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो आरबीआई के पास अंतिम हथियार ये होता है कि वह उस बैंक का लाइसेंस, उस वाणिज्यिक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे। इस प्रकार आरबीआई गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों के द्वारा देश की जो साख नीति है उसका पालन करता है।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।